नमस्ते दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इसका ये जो चैप्टर है ये नेट के एग्ज़ाम में यूनिट 3 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस कभी तो 10 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन या कभी कभी 7 और 8 क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं। इनमें से जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस है और ऑब्जेक्टिव है वो इस चैप्टर से मतलब जो आ सकता है वो मैं आपको समझाना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम है नहीं, नेट के एग्ज़ाम में, तो ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहले दिया था किसने? साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1834 में इनका जन्म हुआ था और 1919 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो 1866 में इन्होंने ये वर्ड दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, तो ये दिया है जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने, ये याद रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इकोसिस्टम। ये टर्म दिया है आर्थर टैंसले ने दिया था। ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है टैंसले ने ज़रूर समझाया था, लेकिन वर्ड जो था पहले रॉय क्लैफम ने 1930 में इसको दिया था। लेकिन टर्म इकोसिस्टम जब भी आएगा इसका आंसर ट्रांसलेट को ही करना पड़ेगा। ठीक है, द टर्म्स बायोडाइवर्सिटी जो है वो दिया था रोजेन WG रोजेन ने इन 1985 में। ठीक है, और ये कब दिया था वर्ड? बाय प्लानिंग द 1986 नेशनल फोरम ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल। इसके इन्होंने ये वर्ड तब दिया था जब इस पर ये काम कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरा है कि व्हाट इज़ स्टैंडिंग स्टेट। ये आता है ऑब्जेक्टिव में, कि जब मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या है स्टैंडिंग स्टेट, क्या है? तो अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये आता है तो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब बेसिकली तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और कैल्शियम ही हो गया, जो एक गिवन टाइम पर अवेलेबल होते हैं सॉइल में, उसे ही हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट डिफर फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। और ये स्टैंडिंग स्टेट है, ऑब्वियसली ये सीजन वेरी करेगा ही और इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वेरी करेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप एट अ गिवन टाइम और लिविंग ठीक है, तो इट्स यूनिट इज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया और ड्राई वेट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी जितने जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर एरिया पर जितने नंबर में वो अवेलेबल है उसी को इसका यूनिट मानते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं अभी जितने भी चीज़ों को बता रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है और आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इकोसिस्टम के फंक्शन में सब 3 चीज़ें आती हैं, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ गया। मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो में आपके हो गए कि जो साइकिल जो है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ये जो वाटर साइकिल जो भी है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन में आपके हो गए सक्सेशन वगैरह। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो का। ठीक है, तभी जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो क्या होगी, जब प्लांट जो है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यानी कि इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो उन्होंने जो खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो सिंपल भाषा में कहें तो जो कार्बोहाइड्रेट जो बने, ठीक है, जो कार्ब्स का फॉर्मेशन हुआ किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। किस के को यूज़ करके उन्होंने बनाया? पहला तो लाइट है, दूसरा है आपके उसके अंदर अवेलेबल जो मतलब वाटर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको लेकर के उसने जो खाना बनाया है, जो प्रोडक्टिविटी अपने अंदर करी है, उसे ही प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी टोटल ऑफ एनर्जी एसिमुलेटेड बाय प्लांट इन एन इकोसिस्टम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वेरीज फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी हर एनवायरनमेंट में ये अलग होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज ऑफन मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन बायोमास। अब हम कैसे मेज़र करेंगे कि बायोमास जब बढ़ा है तो उसका मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। ठीक है, तो
बायोमास फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या है, तो हमें तो पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो है क्या होता है, उसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो मटेरियल बना किसके द्वारा, पौधों के द्वारा। तो ये बनता है किसके द्वारा, प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में भी 2 प्रोसेस होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्राना में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। तो ये याद रखना है, ये भी बस याद रख लेना है आपको कि इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस क्वेश्चन इतना ही आएगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो टोटल अमाउंट जो भी पौधों ने जिसने बनाया है वो, और दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है, जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, जब उसमें से रिस्पायरेशन को माइनस कर दिया जाता है, यानी कि पौधे ने जो अपने खुद को मेंटेन करने के लिए जितने भी खर्चे किए हैं उसको उसमें से घटा दिया जाएगा, तो बच जाएगा, वो क्या हो, वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है, दिस इज़ द रेट एट विच फूड एनर्जी इज एसिमुलेटेड एट ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर। जब ये इसी रेट पर क्या करते हैं, जब उस रेट पर जब फूड जो है वो क्या दूसरे ट्रॉपिक लेवल वाले जब प्लांट को कंज्यूम करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोडक्टिविटी को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश कितनी हुई है, न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हेल्प, मतलब इस पे ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसका, एक किसी भी इकोसिस्टम का। और यहाँ पे अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, ठीक है। इट इज़ द मेन फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन 2 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एनर्जी फ्लो की जब बात करेंगे तो 2 लॉ है जिस पे पूरा इकोसिस्टम बेस्ड है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, एकदम दिमाग में अच्छे से रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, नहीं उसको ख़त्म किया जा सकता है। इट में चेंज फ्रॉम और पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बस इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ही हो सकता है। और act upon matter in various way. In this process no gain or loss in total energy. इस कॉन्सेप्ट का काम में ये ध्यान देना है कि एनर्जी जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है, बस वो ट्रांसफ़र होता है। दूसरा है लॉ ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी का मतलब होता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और जो कहता है कि दैट ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ from one kind to another there is an increase in entropy and a decrease in amount of useful energy. In this way the coal is burned in a boiler to produce steam. Some of energy create steam that perform work, but the part of energy is dispersed as a heat to surrounding air. मतलब जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है और उसके थ्रू जो कोई काम होता है, तो कुछ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है, और यही इसका ये है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो होता है, ओनली विजिबल लाइट 50% ऑफ टोटल एनर्जी इज अवेलेबल प्रोड्यूसर फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो विजिबल लाइट है 50% ऑफ लाइट विच इज़ अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर फॉर एब्जॉर्प्शन, स्कैटर्ड, रिफ्लेक्टेड, नॉट एब्जॉर्ब। 50% जो लाइट है वो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और 1 to 5% जो होता है वो प्लांट अपने आप को वो क्या करता है, वो एब्जॉर्व करता है, ठीक है। और सोलर रेडिएशन दैट कंटेन 2 to 10% टोटल, 1 to 5 इज़ कैप्चर बाय प्लांट। इसी तरीके से ये होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन often abbreviated PAR designed to the spectral range of solar radiation from 400 to 700 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन से इस पे जो वेव बैंड को जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जो रेंज जो होता है वो क्या है, तो 4 to 700 नैनोमीटर है। दैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर एबल टू यूज़ इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ऑफ एनर्जी फ्लो मॉडल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। पहला है तो सबसे आपको सबको पता ही होगा कि रेमन जो इन्होंने दिया था 10% लॉ, ठीक है, जिसमें एनर्जी जो होती है वो हर लेवल ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, वो दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है, ठीक है, बाकी की 90% जो होता है वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। तो द 10% लॉ इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाई रेमन Lynchman in 1942. According to this law, during the transfer of energy from organic food from one trophic level to next, only about 10% of energy from organic matter is stored as a flash. The remaining is lost during transfer, broken down in respiration, or lost to incomplete digestion by higher trophic level. Because of this loss of energy, the length of food chain is an ecosystem limited to 3 to 4 trophic level. उनका कहना है कि जो एनर्जी है वो 10% ही ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अगर मान लो 100% है तो उसका ट्रांसफ़र कितना होगा, 10 होगा, फिर उसके पॉइंट 1 होगा, फिर 0.01 होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो कितना होगा, 3 या 2 ट्रॉपिक लेवल ही हो सकता है। अब बात करते हैं फूड चेन और फूड वेव की। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि फूड चेन क्या होता है, जो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ फूड energy from green plant through a series of organisms which repeated eating and being eaten is called food chain, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, ग्रेजिंग एंड डेट्रोइटस फूड चेन। ग्रेजिंग में क्या होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट दैट मेक फूड फॉर हरीवर्स एंड हरीवर्स इन टर्न फॉर द कार्निवर। दूसरा है डेट्रोइटस फूड चेन, स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर टू द retrivore organism which in turn make food for protozoan to carnivore वगैरह। In aquatic ecosystem, measure energy flow by grazing food chain and in terrestrial ecosystem by detritus food chain। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र कौन से फूड चेन के द्वारा होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है डिट्राइटस में, किसमें, टेरेस्ट्रियल में, ठीक है, और एक्वेटिक में जो होता है बाय ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अब फूड वेव क्या होता है, तो ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम आर नॉट लीनियर, ठीक है, वो कभी भी लीनियर नहीं होता है। कोई भी ट्रॉपिक मतलब इकोसिस्टम में जो फूड का जो ट्रांसफर, ट्रॉपिक लेवल जो फूड का ट्रांसफ़र होता है वो लीनियर नहीं होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई प्लांट है वो अगर अलग अलग हरीबोर के द्वारा खाया जा रहा है तो वो अलग अलग हरीबोर जो है वो अलग अलग कार्निवोर्स के द्वारा भी खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पौधे को एक हरीबोर खा रहा है तो उस पर्टिकुलर हरीबोर को कोई पर्टिकुलर कार्निवोर ही खाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसीलिए जो फूड वेव है वही एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ना कि फूड चेन एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिस्क्राइब द एफिशिएंसी विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यानी कि एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ से, एक फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर तक। इट इज़ डिटरमाइंड बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी रिलेटेड टू organismic resources acquisition and assimilation in an ecosystem. Primarily production occur in autotrophic organism of an ecosystem। तो यही है आपका इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज एज नोन एज अ इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत इजी है, ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, इनसे दिया था मिस्टर चार्ल्स सिल्टन ने। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल जो टर्म है पिरामिड का जो टर्म है वो किसने दिया था। तो ये 3 तरीके का होता है मोस्टली, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट अ ट्रॉपिक लेवल, यानी कि नंबर पर हेक्टेयर, नंबर पर एरिया, ठीक है। इट इज़ अपराइट इन द केस ऑफ ग्रासलैंड एंड पॉन्ड, और इन्वर्टेड किस में होता है, ट्री में और पैरासाइटिक इको सिस्टम में ही, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ग्रासलैंड, ट्री, ये सब चीज़ों में के बारे में देखेंगे, सबको पता ही होगा। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, इट्स रिप्रेजेंट बाय ड्राई बायोमास पर एरिया, ठीक है। इट इज़ मोस्टली अपराइट बट इन्वर्टेड इन द केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। That's why these ecosystems are not true representative of energy structure at different trophic level। अब तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव
मतलब पिरामिड है, क्योंकि ये दिखाता है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से कैसे ट्रांसफ़र हुई है। इट इज़ ऑलवेज अपराइट बिकॉज इट्स फॉलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो सेकेंड लॉ को फॉलो करता है। ओनली 10% इसमें सिर्फ 10% एनर्जी होता है, वो वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र होता है। इसे ही कहते हैं पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये चैप्टर जो है वो हमने यहाँ तक देख लिया है। एक टाइप से ये रिवीजन क्लास ही आप समझिए, क्योंकि अब ये इतना डिटेल में मैं नहीं समझा रही हूँ। ये वही उन्हीं चीज़ों को मैं समझा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब आगे जो है साइकिल्स जो है वो मैं अगले क्लास में समझाऊंगी। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उसको बताऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।